हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फाइनल के 7th पेपर का 3rd यूनिट का 4th टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे, जिसको हम सिविलाइजेशन व्यू भी कहेंगे। सबसे पहले हम ये जो सभ्यता है इसका अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे कि सभ्यता क्या होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मजूमदार ने तो संस्कृति को ही मनुष्य का जीवन माना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से करते हैं। संस्कृति में धर्म, कला, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन तथा मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। यही वस्तुएं उसका सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती हैं। भौगोलिक पर्यावरण के विपरीत सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित होता है। प्रत्येक समाज की अपनी सामूहिक जीवन प्रणाली होती है। उसकी कला, विश्वास, ज्ञान आदि सभी विशेष ढंग के होते हैं, जिसे हम सामान्य अर्थ में संस्कृति के अंतर्गत रख सकते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधनों का निर्माण किया है। इन साधनों को दो प्रमुख रूपों में बांटा जा सकता है, भौतिक और अभौतिक। दोनों का संबंध संस्कृति से ही होता है। संस्कृति में हम सभी मानव उपलब्धियों यानी भौतिक हों या अभौतिक सभी के यानी संपूर्ण योग को सम्मिलित करते हैं। यही उपलब्धियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष को ही सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि सभ्यता का जो है अर्थ और परिभाषाएं क्या क्या हैं। अर्थ के बाद परिभाषाएं। सभ्यता के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जिसका उपयोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सभ्यता का संबंध उन भौतिक साधनों से है जिनमें उपयोगिता का तत्व पाया जाता है, जैसे उद्योग, आवागमन के साधन, मुद्रा इत्यादि। मानव की विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों या माध्यमों को हम सभ्यता कह सकते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड वेबर तथा मैकाइवर आदि विद्वानों ने संस्कृति के भौतिक पक्ष को ही सभ्यता कहा है। सभ्यता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटस तथा सिविस शब्दों से हुई है, जिनका अर्थ क्रमशः नगर तथा नगर निवासी है। इस दृष्टि से सभ्यता का अर्थ उन नगरों या नगर निवासियों से है जो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं, शिक्षित हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उच्च एवं विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। अब इसके बाद कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं जिनको हम संक्षिप्त में अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम है मैकाइवर तथा पेज, जिन्होंने जो है सभ्यता की परिभाषा दी है। सभ्यता से हमारा तात्पर्य उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। दूसरा है ग्रीन। एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा हो, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन हो, एक जटिल तकनीकी तथा राजनीतिक पद्धति हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम या साधन सभ्यता के परिचायक होते हैं। सभ्यता के अंतर्गत उन समस्त साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं तथा मानवीय जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। प्रथम है आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। इसके अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव द्वारा सभ्यता के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। दूसरी है परिवर्तनशील। मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों में भी परिवर्तन होता जाता है। जैसे पहले ठंडे पानी के लिए मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल होता था, परंतु आजकल कूलर या फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा विशेषता है संचरणशील। सभ्यता में उपयोगिता का तत्व अधिक मात्रा में होता है। इसी कारण सभ्यता एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से फैल जाती है, चाहे कोई दवाई हो या उन्नत ढंग का कपड़ा। जैसे ही किसी देश में इसका आविष्कार होता है, बहुत कम समय में संपूर्ण विश्व में इसका प्रसार हो जाता है। तीसरी विशेषता है
चौथी है अग्रसर होना। सभ्यता निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अगर यातायात के साधनों को देखें तो पता चलता है कि प्रत्येक आविष्कार से गति की मात्रा बढ़ी है। पहले बैलगाड़ी, फिर मोटर और रेलगाड़ी, आजकल ध्वनि के वेग की गति भी तेज उड़ने वाले विमानों का आविष्कार हो चुका है। इसके बाद है बाह्य आचरणों से संबंधित। सभ्यता मानव के बाह्य आचरणों से संबंधित होती है। समाज में जो बाहरी आचरण किया जाता है वह सभ्यता का परिचायक माना जाता है। उदाहरण के लिए हमारे कपड़े व्यापारी सभ्यता के परिचायक हैं। नेक्स्ट है प्रविधियों से संबंधित। सभ्यता के अंतर्गत मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उपकरणों का समावेश होता है। इसके बाद नेक्स्ट है भौतिक स्वरूप। सभ्यता का स्वरूप भौतिक होता है। इसको देखा व स्पर्श किया जा सकता है। इस संसार में जितने भी भौतिक उपकरण और साधन हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हैं, उन्हें हम सभ्यता के अंतर्गत ही रखते हैं। नेक्स्ट विशेषता है साधन। साधन है, साध्य नहीं। हमारी जो सभ्यता है वो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का मात्र साधन है, साध्य नहीं है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य का। अभी तक तो हमने सभ्यता का अर्थ और विशेषताओं का अध्ययन किया था। अब हम पढ़ रहे हैं सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य। इसका तात्पर्य है कि सभ्यता परिप्रेक्ष्य का अर्थ सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन में सभ्यता को आधार बिंदु मानना है। चूँकि सभ्यता के निश्चित मापदंड हैं, अतः इसके द्वारा किए जाने वाले अध्ययन अधिक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं। विभिन्न समाजों के अध्ययन में यह परिप्रेक्ष्य अध्ययन उपयोगी परिप्रेक्ष्य माना जाता है। भारतीय समाज के संदर्भ में N.K. बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। इनका कहना है कि यदि हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो भारतीय सभ्यता को समझना अनिवार्य है। सभ्यता ही समाज का दर्पण होती है। इसी से समाज की संरचना और विशिष्ट लक्षणों का परिचय प्राप्त होता है। तो जो सभ्यता है, जिसको हम सभ्यता मूलक कह सकते हैं कि सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य, इसका तात्पर्य है उस संपूर्ण व्यवस्था और संगठन के अध्ययन से है जिसका निर्माण मनुष्य अपनी जीवन दशाओं को नियंत्रित करने के क्रम में करता है। सभ्यता परिप्रेक्ष्य साधनों से जुड़ा है, इसलिए वह अपने चरित्र में बहिर्मुखी या बाह्य एवं उपयोगिता मूलक है। सभ्यता परिप्रेक्ष्य के द्वारा किए जाने वाले अध्ययन की यानी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जिनको मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। प्रथम विशेषता है सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य की, वो ये है कि सभ्यता परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किए गए अध्ययनों का एक निश्चित मानक या मापदंड होता है। दूसरी सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य की विशेषता है कि इसके अंतर्गत किए गए अध्ययनों का प्रसार शीघ्रता से और सरलता से होता है। संचार साधनों ने इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययनों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद तीसरी विशेषता है सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किए गए अध्ययनों के प्रभाव दूरगामी होते हैं। और चौथी विशेषता है वो यह है कि सभ्यता परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किए गए अध्ययनों में औपचारिक संगठनों एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम सभ्यता का अर्थ परिभाषाओं के साथ साथ सभ्यता की विशेषताओं के पश्चात सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं का हमने विस्तृत रूप में अध्ययन किया। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।